हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हैप्पी न्यू ईयर 2024 की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुड बिगिन हैप्पीली एंड हैप्पीली वी फेस लेस डिफिकल्टीज, वी प्रे अल्लाह सुब्हानहू ताला। देखिए 2023 के एंड में इंडियन क्रिकेट टीम हारी, उसकी वजह से ही ये हुआ पाया कि कुछ भी मतलब सब डिसअपॉइंटमेंट चल रहा था और उसकी वजह से कोई फ्रेश आइडियाज नहीं आ रहे थे। लेकिन आज जैसे शुरू कर लेते हैं, जैसे टाइटल है how to make a passport application for minors from Saudi Arabia for Indian expatriates। अब मैं तो इंडियन हूँ, इसकी वजह से ये जो ट्यूटोरियल है इसमें इंडियन एक्सपेट्रिएट्स के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और देखिए ये जनरलाइज कर ले देंगे इसको। मैंने बनाई हुई है अपनी शीट जिसमें हम जो पॉइंट्स है जो हमें कंसिडर करने हैं, मैं आपके लिए आसान कर दूंगा बहुत। लेकिन हम सब जो भी हैं, एडल्ट्स भी हैं, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एकदम सिंपल है, डॉक्यूमेंटेशन भी वैसे ही है। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। बस थोड़ा सा बता दूं आपको कि मैंने अब भी जस्ट एप्लीकेशन करके अपने बेबी की पासपोर्ट बना लिया। बेबी इन द सेंस मेरा बच्चा 5 साल का था, तो उसके लिए तो एकदम मैं आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। अब भी जो मैंने किया इंडियन एम्बेसी से, मैं दमाम में रहता हूँ, आप सबको पता है, तो ये वाला आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो यूजफुल होने वाली है। तो सीधा मैं आपको पॉइंट से शुरू कर लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट होगा कि आपको एप्लीकेशन करना है वीएफएस सेंटर में। अभी वीएफएस सेंटर की वीएफएस की एप्लीकेशन वेबसाइट तो आपको पता है। वीएफएस सेंटर है जो उसके प्राइमरी सिटीज हैं, दमाम में है, आई थिंक जुबेल में है, तो यहीं पर ही है। जैसे मेरे दमाम में, आपका रियाद, जैसे भी जहाँ पर भी है, आप फटाफट एक इसकी वीएफएस वेबसाइट खोल लें, वीएफएस सर्च कर लें गूगल के ऊपर, उसमें अपॉइंटमेंट ले लें उसके। ठीक है ना, पहले तो अपॉइंटमेंट लेंगे आप। तो अगर आपको पता है कि कौन से टाइम में अपॉइंटमेंट होती है, मुझे लगता है कि जुमा और शनिचर के दिन वो लोग नहीं करेंगे, और इतवार से लेके खमीस तक, संडे मंडे जो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इन दिनों में उनकी अपॉइंटमेंट चलती है। सुबह आई थिंक 9 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक है, क्योंकि 3 से 5 उस वक्त में वो लोग पासपोर्ट सबमिशंस करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले अपॉइंटमेंट आपकी बुक करके ले लेनी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गई। डॉक्यूमेंटेशन तो मैं कर लूँगा, आसान है एकदम, कोई बात नहीं है। अच्छा, हमें क्या करना है, प्राइमरीली हमें करना क्या है? देखिए इतना तो बट ऑब्वियस है कि पासपोर्ट तो होगा हमारे पास, तो जो भी यहाँ बंदा होगा वो सिर्फ पासपोर्ट रिन्यूअल करेगा। टाइटल में जैसे मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू मेक एप्लीकेशन फॉर पासपोर्ट, सो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि इट इज फॉर ए पासपोर्ट रिन्यूअल। ऐसे तो होगा नहीं कि हमारे यहाँ पासपोर्ट नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल वो एक न्यू बॉर्न बेबी हो। तो न्यू बॉर्न बेबी के पासपोर्ट का तो मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, बराबर है ना, कि हमें क्या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहीं से कर रहा हूँ एडल्ट। और जब भी मतलब हमारा बच्चा है यहाँ पर और उसका इकामा है, अगर वो वीजा पर है तो भी डजंट मेक अ डिफरेंस। अगर वो इकामा पर है तो मैं इकामा वाला, अगर वो विजिट वीजा पर भी है तो भी, अगर वो विजिट वीजा पर है और उसकी इकामा यहाँ खत्म, उसका विजिट वीजा अगर है और वो है ही नहीं, तो वो तो लॉजिक में ही नहीं बैठेगा। तो 100% उसकी पासपोर्ट के अंदर उसको वापस जाना है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि हम उसी का कर रहे हैं, माइनर का, जिसके पास इकामा है। अगर वो एक ऐसा पासपोर्ट लेके आया है जो 3 महीने में खत्म होने वाला है और 3 महीने की विजिट वीजा पर आके यहाँ पे रुक गया, तो वो एक अलग मसला हो जाता है। तो मैं वहां पर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसे बच्चे का जिसका इकामा है, ओके। तो मेरा बच्चा जिसका इकामा है, आपके अगर कोई फैमिली में आपका लड़का है जिसका इकामा है, तो हम उसकी पासपोर्ट रिन्यूअल की एप्लीकेशन अभी कर रहे हैं। सिंपल है, इंडियन गवर्नमेंट पासपोर्ट वेबसाइट से, जो हमारी पासपोर्ट वेबसाइट है, उसमें आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर देनी है। ऑनलाइन होती है, आप जाएं, आपका अकाउंट वहाँ पे खोल लें और इमीडिएटली आपकी रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट के जो स्टेप्स हैं वहाँ पे बहुत इजी है। अभी यहाँ पर मैं उसको, वैसे तो मैं उसके ये वीडियो ट्यूटोरियल भी कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम हम इतने अनएडुकेटेड तो नहीं है कि अभी हमको उसकी ज़रूरत पड़ जाए। अगर वैसे ही अगर आपको ज़रूरत लग रही है मेरे भाइयों बहनों, तो आप मुझे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसकी एक स्क्रीन वीडियो ट्यूटोरियल भी ईजिली करके दे सकता हूँ। फिर मैं अपनी डिटेल्स उसमें भरते जाऊंगा। अब तो मैंने उसके इतने फॉर्म्स भरे हैं मेरे भाइयों बहनों कि मेरे लिए तो एकदम यूज हो गया। स्नैप ऑफ फिंगर्स था, मैं फटाफट भरा था। तो बस आपको ध्यान देना है, वहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके 2-3 खुसूसी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि मुझको 1-2 बार रिटर्न आना पड़ा। देखिए, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हैं
ये एप्लीकेशन फॉर्म है रिन्यूअल का, पासपोर्ट की रिन्यूअल का, जो है हमारी पासपोर्ट गवर्नमेंट वेबसाइट का। पासपोर्ट गवर्नमेंट वेबसाइट का एप्लीकेशन फॉर्म ही लेकर आपको वीएफएस का काम, एक एजेंट्स है बस, वो लोग का काम है यहाँ से लेकर हमारे रियाद के एम्बेसी में भेजना। बारिंग दैट वीएफएस इज गोइंग टू आल्सो चेक द डॉक्यूमेंट्स। ये उनके दो काम होता है, ठीक है ना। तो इसमें वो लोग को अगर कोई मिस्टेक मिली तो वो लोग आपको रिटर्न भेजते, जैसे मुझे एक दो मरतबा मेरी मिस्टेक्स हुई। अब यहाँ पे सबसे क्रिटिकल है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट का एप्लीकेशन फॉर्म, और वो हमारी ऑनलाइन ही आपको भरना है, उसकी प्रिंट लेनी है। प्रिंट लेआउट कभी भी ये मत रखना, पोर्ट्रे रखना। ये जो लैंड होता है ना, क्या बोलते हैं, लैंडमार्क वाला, वैसा क्या वो जो है हॉरिजॉन्टल नहीं रखना, पोर्ट्रे ही ले लेना। तो इस पासपोर्ट एप्लीकेशन को फॉर्म को भरते हुए दो तीन बस इंपॉर्टेंट बातें बहुत ध्यान रखना। ऑफकोर्स आपको बोलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, नाम वैसे का वैसा ही होना चाहिए जैसे पहले पासपोर्ट में था। नाम अगर चेंज हुआ है, एड्रेसेस चेंज हुए हैं, तो वैसे वैसे डॉक्यूमेंटेशन भी आपको प्रूव करने पड़ेंगे आपको कि आपने नाम चेंज किया था तब। तो उसका कोई आपके पास इंडियन डॉक्यूमेंट है अगर इंडियन एजेंसी से, तो यहाँ से एम्बॉस किया हुआ होना चाहिए, यहाँ से मोफा से उसको एंडोर्स किया हुआ होना चाहिए। अगर अपने कोई एड्रेस चेंज किया हुआ है तो नया एड्रेस, जो अपने ओल्ड और नया एड्रेस का इंडियन डॉक्यूमेंट है फॉर इंस्टेंस, तो वहाँ का जो नया आधार है वो दिखा दें आप। अगर नए नाम नए एड्रेस के साथ आपका आधार बन चुका है तो वो दिखा दें, और नए नाम का पैन है तो वो दिखा दें, और नए एड्रेस का अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है वो दिखा दें यहाँ पे। लेकिन अगर वो मोफा अटेस्टेड है तो बेटर है। देखिए, मोफा अटेस्टेड कंपलसरी कंडीशन नहीं है, ये केस टू केस डिपेंड करता है। जो ऑफिसर होता है उसके ऊपर है, मैं इतना बता नहीं सकता आपको डिटेल में क्योंकि ये सीक्रेट्स हैं उनके वो होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो उनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो डिपेंड करता है। अगर उसको लगा कि बाबा ठीक है इसको अप्रूव कर सकते हैं, तो ही माइट इवन डू इट ऑन हिज ओन ऑल्सो, द अटेस्टेशन ऑफिसर ओवर है। लेकिन अगर आप उसको मोफा से एंडोर्स करके आए तो अच्छा है, लेकिन मोफा भी वैसे इंडोर्स करेगा नहीं जब तक वहां से वो एम्बेसी अटेस्टेड ना हो, तो एकदम कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर वहां का आधार वहां पे इंडियन एजेंसी ने अगर इंडोर्स किया हुआ है तो फिर खत्म हो गया, फिर उसको यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं। पर ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, तो ऐसे केस टू केस डिपेंड करता है। मान के चलते हैं कि अगर आपके पास आधार है, आपके पास नाम चेंज किया हुआ, एड्रेस चेंज किया हुआ, तो वो दिखाते हैं अटेस्टेशन ऑफिसर को। सिंपल रखते हैं इसको कि मेरा कुछ चेंज हुआ नहीं है, पुराने पासपोर्ट का जो डेटा है वो नए पासपोर्ट पे आ रहा है, ऐसा रखते हैं। माइनर सा कुछ चेंज होगा शायद अटेस्टेशन ऑफिसर को अप्रूव कर दे। पासपोर्ट एप्लीकेशन भरते टाइम बराबर वही डेटा डालना जो आपके पुराने पासपोर्ट पे है, जैसे का जैसे वैसे डालना। बस दो बातें ध्यान रखनी है। यहाँ जब आपके एड्रेसेस के स्टेप आएंगे डालने के, तो कम्युनिकेशन एड्रेस होता है, यहाँ पे दो एड्रेसेस आते हैं। तो वो दो एड्रेसेस में आपको एक ध्यान रखना है कि एक एड्रेस सऊदी अरब का वो डालना है कम्युनिकेशन वाला, वहाँ पे आएगा पासपोर्ट एप्लीकेशन में एंड में। लेकिन जो होम एड्रेस है, सेकंड होम एड्रेस है, वो आपका मुंबई का होना चाहिए। मसलन आपका परमानेंट एड्रेस तो अगर इंडिया वाला है तो ऑब्वियसली इंडिया वाला ही आने वाला है, परमानेंट एड्रेस, करेक्ट है ना। तो परमानेंट एड्रेस इंडिया वाला आ ही जाएगा, लेकिन उसके साथ अदर एड्रेस रहता है, अदर एड्रेस डिटेल। तो वहाँ पे आपको आपका वो अगर आप एड्रेस डाल रहे हैं तो वो डालें, लेकिन मोबाइल नंबर सऊदी अरब वाले का नहीं डालना है। यू अंडरस्टैंडिंग? परमानेंट एड्रेस वहाँ का डाल ही दें, अदर एड्रेस भी इंडिया का डाल दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम्युनिकेशन नंबर आपको सऊदी अरब वाला नहीं देना है। ध्यान रखना है इस पॉइंट को। कम्युनिकेशन नंबर में आपको वहाँ के किसी ऐसे रिलेटिव का देना है जो आपका करीब हो, वहाँ घर में रह रहा हो। मसलन अगर अभी वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी हो गई है, मेरे भाइयों बहनों, मेरी भी हुई, मेरे बच्चे के लिए भी वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन हुई, लेकिन उसमें पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है, पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, ध्यान रखें इस बात का। तो इसी के लिए आपको वहाँ पे जो पासपोर्ट एप्लीकेशन आप भर रहे हैं, ओके, तो वहाँ पे फ़ोन नंबर जब आप दे देंगे, अगर आप ऐसे व्यक्ति का दें किसी इंसान का वहाँ पे, अगर आपके घर में कोई रह रहा है वेरी गुड, नहीं रह रहा है तो ऐसे किसी का दें जो आपका काम वहाँ कर सके, आपका भाई बहन, बहन हुई,
चाचा मामा कोई भी जो भी है, जो डॉक्यूमेंटेशन लेकर वहाँ के पुलिस स्टेशन में जा सके, क्योंकि वहाँ पे वो लोग फ़ोन पे उसको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे और उस व्यक्ति को वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन लेके जाने। तो वहाँ पे जो पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हो, वहाँ पे अदर एड्रेस में आपका परमानेंट एड्रेस तो डाल ही नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन एड्रेस डालना यहाँ का। इसके बाद इमरजेंसी का एक दूसरा कम्युनिकेशन आता है, उसमें अपना नंबर देना, उसमें अपना नंबर देना, ठीक है, उसमें अपना नंबर। मैं चाहूँ तो एक्चुअली यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ वो, अगर, लेकिन आप कमेंट्स में दिखा दें अगर आपको वैसे चाहिए तो मैं पे लिख दूंगा। पर मैं अभी बस मतलब मेरे पास है डॉक्यूमेंट्स वैसे पड़े, मैं दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे, एकदम ईजी भी कर सकता हूँ। मैं बस मैं सोच रहा था कि एनलेंदर नहीं करता वीडियो को, इसके लिए बस इस बात पे ध्यान दें कि वहाँ पे एड्रेस भरते वक्त वहाँ के एक नंबर को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वहाँ का प्रॉपर नंबर देना। अगर आपके घर में कोई रहता नहीं है तो भी कोई ऐसा तो होना ही चाहिए जो, फॉर एग्जाम्पल घर बंद मान के चलते हैं, वहाँ पे आपका घर बंद है तो पुलिस वेरिफिकेशन तो होने वाली है, तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होना ही चाहिए, भले आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, नो डजंट मैटर, at least one person, a reliable source, a reliable relative from your side, not relative, anyone you know, your acquaintance, so you can hand over him or her just the documents, आपके documents उसको देने, and he would take the originals, यानी the copies of this document, जो है वो। और वो कौन से है, वो एकदम सिंपल है, वही एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट कॉपी प्रूफ, वही जो अभी मैं आपके सामने बताने वाला, एग्जैक्ट यही जो डॉक्यूमेंट्स अभी हम वीएफएस को देने वाले हैं, उनकी एक कॉपी पासपोर्ट वहाँ पे लगती है, बस यही था उसका। ये दोनों बातों को ध्यान रखना, बाकी सब नो करके आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म बना देना, हो गया। पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान दे दिया दे आपने, एक कम्युनिकेशन एड्रेस वहाँ का और एक यहाँ का कम्युनिकेशन एड्रेस देना है। सेकेंड वाली इसमें 2 एड्रेसेस के कॉलम आते हैं वहाँ पे, ऑफ कोर्स आपका खुद का पासपोर्ट का जो एड्रेस है वहाँ पे तो आपका ही नाम आएगा, और उसके बाद ये है सब। देखिए मेरे माइनर होने की वजह से एक अनेक्षर एच आता है, अनेक्षर एच है जिसमें वही हम लिख के दे देते हैं, ये लड़की का गार्डियन कोई नहीं है, हम दोनों हैं, माँ बाप है यहाँ पर, अगर माँ नहीं है यहाँ पर तो बिना माँ के साइन माँ है तो दोनों माँ के साथ, अगर लड़का और सिर्फ बाप ही है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप सिर्फ बाप लिख दें, वहाँ पे अम्मी है हयात में उसकी, तो अम्मी अगर इंडिया में है इट डजंट मेक अ डिफरेंस, आप अब्बा के साथ चल जाएगा। अम्मी अगर यहाँ रहती है दोनों की सिग्नेचर के साथ बच्चे के ऊपर उसको साइन करवा दे। अगर अम्मी अप्लाई कर रही है अब्बा नहीं है, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग कि वो बताए कि मैं पेरेंट अनेक्षर एच पे करके, वो अनेक्षर एच की कॉपीज अगर हो सकता है कि इंटरनेट में कहीं हो तो वो शायद अपडेटेड ना हो सकता है। इसके अनेक्षर एच के जो फॉर्मेट्स के पूरे कॉपीज़ हैं वहाँ पर ही हैं। आप अगर आपकी वाइफ के साथ आप चले जा सकते हैं, खुद चले जा सकते हैं और वहाँ पे सिग्नेचर करके फटाफट वहीं पे वो भर के दे सकते हैं। उसके बाद बस सिंपल है, अपने जो ओल्ड पासपोर्ट कॉपी है वो, उसकी बच्ची की इकामा, आपकी पेरेंट्स की पासपोर्ट, पेरेंट्स का इकामा, अम्मी अब्बा मेरी वाइफ, उसके अम्मी अब्बा का पासपोर्ट, उसके अम्मी अब्बा का इकामा, उसका पासपोर्ट उसका इकामा, फ्रंट बैक उस पर साइन सेल सर्टिस्टेशन करके उसको वहाँ पे लेके जाए। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट है, अक्षर का वो कॉपी जिसमें डेट दिखती है, इकामा एक्सपायरेशन, इकामा वैलिडिटी डेट, वो बहुत ज़रूरी है, वो लेके जाना ना भूलना, वो लेके ही जाना है, उसमें डेट रहती है और उसको इंग्लिश कर दे, क्या लैंग्वेज में कन्वर्ट करते, समझ गए ना। तो बस यही है, वो एक अनेक्षर एच है, ये पासपोर्ट कॉपीज, इकामा कॉपीज बच्चे की, और ये अच्छा बस वो लोग बार बार ये लिखते हैं कि इकाम यानी द पासपोर्ट शुड बी विद इन वैलिड एक्सपायरेशन ऑफ 3 months, द वैलिडिटी शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 3 months। If it is expired also they would accept, ऐसा नहीं है, अगर your passport has expired also, if you are beyond the expiration date, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, वो 100% लेंगे। And then they mention specifically over there that it should be no less more than 3 years. For instance if 21 और अभी 24 चल रहा है, वहाँ तक वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बियॉन्ड दैट स्पेशल केस बन जाती है, ऐसा नहीं 3 साल तक एक्सपायर्ड रख सकते। तो एक्सपायर्ड भी अगर रहेगा विल कॉस्ट सेम। अभी ये सब ठीक ठाक से चेक करता है पासपोर्ट का ऑफिसर, उसका काम है इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना कि ये सही है या नहीं, हर डॉक्यूमेंट सही है या नहीं वो चेक करता है।
माइनर भी जो मिस्टेक निकली, जैसे मैंने आपको बोला, ही वुड स्पेसिफिकली एम्फोसाइज मोर ऑन दैट, वो कम्युनिकेशन वाला पार्ट, क्योंकि वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन अब मैंडेटरी होने वाली है, तो वहाँ के मोबाइल नंबर पे वो बहुत ध्यान देता है, नाम वगैरह पे, हो रही हो रेगुलर चेकअप उनका, और यही वो डॉक्यूमेंटेशन में सिग्नेचर्स वगैरह मैच करते। तो इवेंचुअली आपका लड़का वहीं पर ही होता था। अब अगर ये बच्चे का अगर माइनर है तो फिंग थंब ले लेंगे, पर अभी इसी को हम एडल्ट बना लेते हैं, जैसे मैंने बोला इसको जनरलाइज कर देते हैं। तो अगर वो बंदा, अगर आप है एडल्ट है, तो माइनर की जरूरत नहीं, बस आपके पासपोर्ट, आपके इकामा कॉपी, बड़ी बात खत्म, उतना ही हो गया। बस आप वहां पे सिग्नेचर कर दें। अगर आप नहीं है तो अभी जो कैंडिडेट है वो होगा, उसका थंब ले लेंगे वो लोग बच्चे का, अगर माइनर है तो, अगर वो 10-12 साल तक हो चुका है तो वो उसका सिग्नेचर भी ले लेंगे। अगर वो थंब ले रहे तो थंब, यहाँ पे मम्मी अब्बा के सिग्नेचर ले लेते हैं वो लोग, वहीं पे करना, आप फॉर्म पे करके मत चले जाना। better for more reliability than your at their presence, in their presence only your signature, just ऐसा वो लोग, मतलब क्योंकि eventually तो वो लोग मैच कर ही लेंगे, लेकिन उतना वो reliability, थोड़ा ऑथेंटिसिटी ज़्यादा लगता है ना, थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लगता है वो। तो वहीं पे सिग्नेचर कर देना फॉर्म्स के ऊपर, हो गया आपका फॉर्म। अब उन्होंने बोला सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अगर मिस्टेक हो गई, अरे कोई बड़ी बात नहीं है बाबा, नीचे बैठा रहता है, बस वो 30 से 40 रियाल ले लेता है, बिकॉज वो हमको लूटने के लिए बैठे होते हैं नीचे, वो सेंटर वाले, उनको मालूम है एक छोटा भी एरर में एडिशन करने के लिए फटाफट वो आपका एप्लीकेशन नामा चला जाएगा वहीं पे, या आप खुद भी कर सकते हो, हत्ता आपके स्मार्टफोन में ही आप कर लें फटाफट, अगर वो दिख लिया दिख जाए तो। लेकिन इसकी भी कॉपी लेने के लिए वो साले पैसे ले लेते हैं, 30-30 40-40 रियाल, सिर्फ एक उसका ये देने के लिए। अगर आप फटाफट एक काम करें, अगर कोई कॉपी सेंटर आपको मिल जाए, वहीं पे वहीं मोबाइल पे एक नया एप्लीकेशन बना ले, जो उसने एरर बोला है उसको एरर एडिट कर दे वहीं पे, वहीं स्मार्टफोन पे आपके और इतना अच्छा हमारा पासपोर्ट सेवा वेबसाइट है, इतनी रिस्पॉन्सिव है, इतनी फास्ट रिस्पॉन्स है उसका कि 1 only out of 100 times it will be hanging, so it will be very fast. The response is far too faster, unlike the other applications I am not talking about, those are very slow in response. तो हमारी पासपोर्ट सेवा, it is very slim chances having that it will be हैंगिंग और क्रैशिंग। तो अगर आप एकदम पैनिक कर रहे हो, अरे क्या करना है क्या करना है, ऐसे कोई डांस करने की कोई जरूरत नहीं, अरे अभी मेरा ये हो गया वो हो गया, बस आपको क्या बोलेगा, क्योंकि बहुत रश रहती है। हाँ, वो एक मैं आपको बोलना भूल गया, ऐसा ना सोचे कि अपॉइंटमेंट के टाइम पर आप चले जाएं। फॉर एग्जांपल 2 बजे की दोपहर की अपॉइंटमेंट है और आप 2:45 वगैरह यहाँ पहुंच रहे, तो ऐसा ना सोचे कि 2 बजे आपको कोई मीटिंग मिला के वो कुछ स्पेशल अटेंशन देने वाला। अरे बाबा, इतनी रश लगी रहती है, इतनी रश लगी रहती है, किसी का किसी पे ध्यान नहीं है, आपके निकलने पर ही ऐसा लाइनें की लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका कुछ एरर हो भी जाए, फटाफट चले जाए बाजू में, और नीचे अपने स्मार्टफोन पे भी कर सकते हैं फटाफट वहाँ पे, और करके प्रिंट लेके भी आ सकते हैं। अगर इतना भी आपसे नहीं हो रहा तो 40 रियल किसी को दे दे, वो वहीं पे कर लेते हैं, वो आधे घंटे में आप वापस लेके आ सकते हैं नया एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि एरर एप्लीकेशन फॉर्म में ही होने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन तो बाय एंड लार्ज लेके ही जाने वाले हो, पासपोर्ट कॉपी फला, ये है ही क्या, इकामा कॉपी, ये तो होगा ही होगा, बच्चे का इकामा होगा ही होगा। अगेन, बच्चे का इकामा भी वैलिड होना चाहिए। अगर बच्चे का इकामा वैलिड नहीं है, देन इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पेनल्टी, पनिशमेंट इन इटसेल्फ। मतलब फिर तो बात ही नहीं रही है। इकामा अगर उसका एक्सपायर्ड है, आपका इकामा एक्सपायर्ड है ना, मतलब आपके बच्चे का है तो मतलब आपका ही है। अगर आपका रिन्यूड है तो उसका रिन्यूड है, अगर आपका ही रिन्यूड नहीं है और बच्चे का ही रिन्यूड नहीं है, और अगर पासपोर्ट, तो फिर वापस वो स्पेशल केस में चला जाएगा। मुझे तो लगता है कि वहां पे वो पनिशमेंट में आ जाएगा। इकामा नहीं है तो फिर आपको फिर वो ऐसा हो जाएगा कि आपको इमरजेंसी केस है कि मेरी कंपनी मेरा इकामा रिन्यू नहीं कर रही है, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। देन इन दैट केस इट विल गो इन अ डिफरेंट जोन एरिया ऑल टुगेदर। फिर वो अटेस्टेशन ऑफिसर आएगा, वो आपको कुछ नहीं है कि एप्लीकेशन मांगेगा, और वो लेबर कोर्ट वगैरह वहां तक नहीं जाते, एकदम नॉर्मल रखते हैं इसको, ठीक है ना। हर कॉम्प्लिकेशन का सोल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हुआ तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, हर कॉम्प्लिकेशन का सोल्यूशन है। फिलहाल हम इसको नॉर्मल वाला रखते हैं। आप आ जाए फटाफट, वो आपको ये कर लेगा, हो गया, चेकिंग कर लिया। अब आपको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट एकदम सिंपल है। कुछ तो 201 रियाल 5 साल के बनते हैं माइनर के लिए, और एडल्ट के लिए कुछ ज्यादा है। तो ऐसी 200 से 300 रियाल तक की रेंज है। एडल्ट का भी 10 साल का बनेगा तो वो लोग उसके 300 रियाल कुछ तो लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आप पेमेंट करने के लिए फटाफट फिर वो हो जाता है, फिर बाजू में ही कैशियर है, उसके पास जाके आपको पेमेंट करनी है, वो एकदम इमीडिएट स्टेप है। और वो लड़की या लड़का जो अभी सऊदी बैठे हुए होते हैं तो वो फटाफट वो कर लेंगे, और आपको आपके बोलेंगे कि कुरियर चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे केस में तो उल्टा ही हुआ, मेरे केस में तो उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, हाथ सीधा डायरेक्ट उन्होंने मेरी इनवॉइस बना दी कुरियर के साथ कुरियर के साथ बनाए। तो कुरियर के कुछ 40 रियाल चार्जेस हैं, आप बचा सकते हैं उसको
आपको आना पड़ेगा, आपको मैसेज आ जाएगा क्योंकि उसके आप 1 रियाल दे दोगे। 200 200 सवा 200 तक मेरा हो गया क्योंकि मेरे 190 हुआ बच्चे के, और उसमें 40 रियाल भर के 230 तक गया मेरा वो पूरा। ठीक है, तो उसमें अच्छा हुआ क्योंकि कुरियर मेरे सीधा घर पे आ गया और वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन हो गई। ओके, ये मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको ऑमिट कर सकते हैं। आप चाहें तो बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए कुरियर, मैं खुद आ जाऊंगा। जब मैं इसको मैसेज आ जाएगा मैं आपके सेंटर में आकर, ये वक्त होता है 3 से 5, हर यूएफए सेंटर का यही वक्त है। 3 से 5 के बीच में आप आए और आपकी पासपोर्ट कलेक्शन करके लेके जाएं। जब आप ये करके चले जाएंगे, उसको पैसे देके आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। अब आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग हो जाती है, वो जाती है रियाद में। दमाम से अगर आप रियाद में है तो वेल एंड गुड, वहीं पे शुरू हो जाता है और मैसेज जाता है इंडिया में पासपोर्ट में, पासपोर्ट वेबसाइट में, वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन होती है, इंस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जैसा 30 दिन से 20 दिन 15 दिन इतना टाइम नहीं लगेगा। 4 5 6 7 वर्किंग डेज में वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है। 1 दिन का काम होता है आपके रिलेटिव को वहाँ जाना है सब डॉक्यूमेंट्स लेके। वहाँ कोई प्रॉब्लम ना होने का पूरा एहतियात करें, पूरी कोशिश करें, बी वेरी कंसर्न कि देयर यू आर पासिंग सक्सेसफुली। मीनवाइल ऐसा नहीं है कि वहीं की पुलिस, ये पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन हो रही है मेरे भाइयों बहनों, नॉट नेसेसरली डिपेंडिंग इसके ऊपर है। ऐसा है होगा कि यहाँ पासपोर्ट भी इशू हो जाएगा और वहाँ पे पीवी रह जाएगी। पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन हो रही है पासपोर्ट ग्रांटिंग के बाद। अगर वहाँ की पीवी सक्सेसफुल नहीं हुई तो यहाँ वापस मैसेज आ जाएगा। दे माइट इवन टेक वेरी मच मैसेज यू की प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंटेशन समहाउ, बट आपको पासपोर्ट इशू हो जाएगा। लेकिन ये पैरेलली चलता है, तो वहाँ पे उनका मैसेज आ जाता है यहाँ पे पासपोर्ट इशू हो जाता है। 2-3 दिन में पीवी के पोस्ट वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट, आपके कुरियर रहेगा तो घर में आ जाएगा, वरना आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको कलेक्शन करना है। और इस तरीके से आपका पासपोर्ट आपको मिल जाता है। इसमें वो माइनर हो, एडल्ट हो, डजेंट मैटर। ये था, ये डॉक्यूमेंटेशन था, ये स्टेप्स था, और आपकी पासपोर्ट आपको मिल जाएगी। ये है प्रोसेस यहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक्सपेट्रिएट्स, इंडियन एक्सपेट्रिएट्स को अप्लाई करने का। इसमें मैंने बाय एंड लार्ज ऑलमोस्ट सब कवर कर, देखिए 20-22-30 मिनट तक की वीडियो हो गई, मैंने हर बात कवर करने की कोशिश की। फिर भी अगर कुछ रह जाए प्लीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन से कोई भी रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दें और मैं होपफुली उसको ये करने के लिए, वैसे बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और आप उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ वीडियोस देखते रहें, मुझे इंकरेज करते रहें। होपफुली 24 अभी बिगिन हुआ है, और भी कुछ वीडियोस डालूंगा, और जैसे के साथ जैसे मैंने कुछ होम लोन का भी मैंने सोचा हुआ एक प्रोसेस है, मैं आपके ऊपर डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।